हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं जीसी एकेडमी पर। दोस्तों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, वो अभी तक आधा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होते हैं प्राइम नंबर और क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, क्या होती हैं भाज्य संख्या और क्या अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने अब तक आपको इंटीजर्स जो है पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक देखे नेचुरल नंबर है ना, मैंने आपको बता चुका हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर को ही दो टाइप में डिवाइड किया गया है। नेचुरल नंबर को ही दो टाइप में डिवाइड किया गया है। नेचुरल नंबर को ही दो टाइप में डिवाइड किया गया है। प्राकृत संख्याएं इन्हें दो टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन सी दो टाइप हैं देखते हैं दोस्तों। देखिए एक होता है आपका क्या प्राइम नंबर, एक क्या होता है आपका प्राइम नंबर। एक होता है प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये नेचुरल नंबर्स के दो पार्ट हैं। और एक होता है कंपोजिट नंबर और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भाज्य संख्या। देखिए तो एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। अब देखिए क्या होती हैं चीजें। देखिए प्राइम नंबर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ या इसकी मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो प्राइम नंबर वह ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर वह फैक्टर होता है, प्राइम नंबर वह संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। देखिए जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाता है आपका प्राइम नंबर। अब फैक्टर्स मतलब क्या, गुणनखंड। हिंदी में अगर लिखें तो क्या होता है गुणनखंड। प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह होती हैं जिसके दो फैक्टर्स या दो गुणनखंड होते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ क्या होते हैं। जैसे आप कोई भी एक नंबर मान लीजिए, मैंने माना क्या 3। तो ये नंबर मैंने देखा कि 3। अब 3 मैं कैसे चेक करूंगा कि 3 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए 3 के मैं क्या करूंगा गुणनखंड। 3 के मैंने क्या किया गुणनखंड किया। 3 के मैं क्या करूंगा गुणनखंड। 3 के गुणनखंड करूंगा तो 1 से तो 3 जाएगा, क्योंकि अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो 1 में देखूंगा 3 एकम 3, तो 1 से तो 3 जाता ही जाता है, तो 1 तो यहाँ पे आएगा, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं 2 से चेक करूंगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 से नहीं जाता है। फिर 3 से 3 एकम 3, तो 3 से भी जाता है। ये 3 से खुद से क्या इटसेल्फ अपना खुद का नंबर ही डिवाइड हो रहा है, मतलब स्वयं से भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो कि एक तो 1 से डिवाइड होती हैं, 1 से भाग जाती हैं, और दूसरा अपने खुद स्वयं से ही भाग जाती हैं। तो यही दोस्तों क्या होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग और भी एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करेंगे। देखिए तो 3 यहाँ पे क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे देखता हूँ 7। अब आप बताएं 7 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। 7 का किससे भाग जाता है 1 से भाग जाता है, तो 1 तो आपका भाग जाएगा। फिर उसके बाद 2 से भी नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता, 4 5 6 किसी से नहीं जाता, तो जाता किससे सिर्फ 7 से जाता है, मतलब इटसेल्फ खुद से ही जाता है, स्वयं से ही इसका भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो जो जिसके दो गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 7 आपकी क्या होगी अभाज्य संख्या, क्योंकि एक तो इसका एक गुणनखंड 1 है और एक खुद नंबर से जो डिवाइड जाता है 7। ठीक है दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ दोस्तों कितना 13, क्या बोलता हूँ मैं 13 को मैं सबसे पहले तो ये 1 से भाग जाएगा ही जाएगा, 13 1 से भाग तो जाएगा ही जाएगा। फिर 2 3 से लेके आप डायरेक्ट कंटिन्यूसली आप भाग देके देखिए किसी भी नंबर का ये गुणनखंड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट किससे भाग जाएगा, ये 13 से ही भाग जाएगा, स्वयं से ही भाग जाएगा। तो 13 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो एक नंबर है
जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे, 2। आप ये बताइए कि जो नंबर है 2, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। दोस्तों कोई भी नंबर है, हम उसकी क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जैसे ये नंबर है 2, अब इसमें अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 के मैं फैक्टर निकाल कर देखूंगा, ठीक है। कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ का लॉजिक और कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 का मैं भाग जाता हूँ, 2 का अगर मैं भाग दूँ तो 2 का किससे भाग जाता है, पहले तो 1 से भाग जाता है और उसके बाद 2 का खुद 2 से भी भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 भी मेरी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो 2 है, एक जो अभाज्य संख्या है 2, तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों क्या, 2 होती है। अब आप बोलेंगे कि 2 होती है तो उसके पहले आता है क्या, 1। तो एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, इसके लिए आपको डाउट रहेगा। तो मैं पहले आपको भाज्य संख्या बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा एक क्या है। ओके चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जो 1 है, 1 जो है हर किसी का गुणनखंड है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 जो है आपका, 1 जो होता है आपका, ये आपका यूनिवर्सल फैक्टर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, यह एक ऐसा गुणनखंड होता है जिसका ये सब मतलब हर एक नंबर का एक गुणनखंड होता है। हर नंबर का भाग 1 से जाता है, 1 का भाग हर एक नंबर से जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल गुणनखंड। चलिए ठीक है, 2 का समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम इसी में थोड़ा और जाते हैं, क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में आपको थोड़ा सा बता दूं डेफिनेशन, उसके बाद हम प्राइम नंबर में भी और आगे तक जाएंगे कि प्राइम नंबर में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 3 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं और उससे ज्यादा तो हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इसका अभाज्य संख्या की यहाँ डेफिनेशन लिखा हूँ, जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। अब इसके 3 फैक्टर होते हैं, पर एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप 4 का, एग्जांपल ले लीजिए किसका, 4 का। आप 4 को चेक कीजिए, पहला तो ये 4 किससे 1 से भाग जाएगा, क्योंकि 1 आपका क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 2 से चेक करेंगे, 2 से भी 4 का भाग जाता है, 3 से नहीं जाता है, और जाता किससे, फिर उसके बाद खुद 4 से ही ये जाता है। अगर 4 से जाता है तो कहने का मतलब ये है कि 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, और 4 के जैसे 3 फैक्टर हुए, कम से कम जिसके 3 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका भाज्य संख्या। चलो अब मान लो एक नंबर और ले लेता हूं मैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप हर एक नंबर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत नॉर्मली कहाँ तक होती है, 20 तक के नंबर में होती है, उसके बाद तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। फिर भी आप कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देखें, मैंने ले लिया ये 4 है, मैंने ले लिया 8। 8 को मैंने देखा 1 से जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से नहीं जाता, 4 से भी जाता है, और खुद 8 से भी जाता है। अब इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 8 के क्या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये भी हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो देखिए दोस्तों, अब इसके आगे मैं प्राइम नंबर में और भी क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक जो है आपका क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि एक है क्या। देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ कि एक है क्या, उसके बाद हम लोग इसको जानेंगे कि एक क्यों भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या क्या कहलाता है। दोस्तों एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक ना तो आपकी भाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है और एक ना ही आपके अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है। अब देखिए कैसे, मैंने आपको बताया कि भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं और अभाज्य संख्या वो होती है जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। अब एक के अगर मैं फैक्टर निकालने जाऊं तो एक का एक तो फैक्टर होगा ही होगा, पर उसके बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो 1 से भाग जाता है या 1 का गुणनफल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल क्लियर होता है कि एक ना तो आपकी भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ पाया और ना ही आपकी अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आ पाया। तो यहाँ से क्लियर है आपको कि एक क्या है,
ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग प्राइम नंबर में और क्या छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर कोई बच्चों का अगर कंसंट्रेशन सही तरीके से नहीं भी है तो वो 2-3 बार सुनने से उनको अच्छे से चीज़ें याद हो जाए और उनको क्लास में चीज़ें सब अच्छे से समझ में आ जाए, कि जब वो एक बार रिवाइज करें तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से और क्लियर कर सकें। तो देखिए, प्राइम नंबर वो होती हैं जिनके कम से कम जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें और हो सकती हैं, इनमें क्या चीज़ें और हो सकती हैं। मैं एक तरफ से प्राइम नंबर लिखता हूँ पहले तो। जैसे मैं प्राइम नंबर आपका मैंने लिखा, सबसे पहला प्राइम नंबर मैंने बताया आपको क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद आपका 5 है, 7 है, 11 होगा, 13 होगा, 14, 15 तो नहीं आएंगे, 16, 17 होगा। ऐसे करके आपके प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सब अभाज्य संख्याएं का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 6k + -1 के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। और जहाँ पे k आपका जो कांस्टेंट नंबर है, k क्या है, एक आपका कांस्टेंट नंबर, जिसको आप कुछ भी ले सकते हैं, k आपका एक कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे जैसे अभाज्य संख्या का फॉर्मेट हो गया 6k + -1। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो 3 है आपका, देखो ये जो फॉर्मेट है ये 3 के बाद वाली संख्याओं में एलिजिबल होता है, मतलब 3 के बाद वाली संख्याओं में ही एप्लीकेबल होगा आपका क्या, 6k + -1 वाला फॉर्मेट। उसके पहले अगर आप, जैसे मैं आपको बता दूं 6k + -1 लिखा है, आप k की वैल्यू 1 भी लेते हैं, मान लो k की वैल्यू अगर आप 1 भी लेते हैं तो k की वैल्यू 1 होगा तो 6 1 कम 6 + 1 7 हो जाएगा। और अगर घटाते भी हैं 6 कम 6 -1 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कहीं पे भी 3 नहीं आता है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फार्मूला है, ये 3 के बाद वाली वैल्यू के लिए होता है, 3 के बाद वाली वैल्यू के लिए होता है। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज छोटा सा अपवाद बता देता हूं कि वह हर नंबर 6k + -1 में जो लिखा नंबर होता है वो तो होता है क्या, आपका अभाज्य संख्या। पर जरूरी नहीं है कि जो नंबर लिखा है वो जो 6k + -1 फॉर्म में लिखा है वो हर एक संख्या आपके क्या हो, अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। इसका अपवाद मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। जैसे आप k की वैल्यू कितनी लिख लीजिए, 4, ठीक है, आपने रखा है यहाँ पे 6k + 1 में, तो 6 चौके 24 और 1 कितना, 25। दोस्तों 25 आप बताइए अभाज्य संख्या है क्या भाई। 25 के आप गुणनखंड निकालिए, 1 से चल जाएगा, 5 से चल जाएगा और खुद आपका 25 से भी जाएगा। तो इसके तो 3 गुणनखंड हो गए हैं। कितने गुणनखंड हो गए हैं, 3 गुणनखंड हो गए हैं। और जैसे ही 3 गुणनखंड हुए मतलब ये क्या कहला गया, आपका क्या, अभाज्य संख्या। तो यहाँ से समझ में आया, ये अपवाद है कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं 25 और उसके आगे भी कुछ नंबर हो सकते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 6k + -1 फॉर्मेट में लिखे तो होते हैं पर वो संख्या आपकी अभाज्य नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बात थी जो आपको कोई भी एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन में यूज हो सकती है। चलिए अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे आपको फैक्ट लिखाता हूँ, है ना, जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं प्राइम नंबर से। अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2। एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो मैंने आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ जो 2 है आपकी सबसे छोटी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए 1 से 50 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, 15। 1 से 50 तक आपकी अभाज्य संख्या होती है कितनी, 15। और 1 से 50 से 100 तक आपकी होती है कितनी, 10। और टोटल अगर मैं देखूं 1 से 100 तक, तो टोटल 1 से 100 तक जो है आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25।
तो क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि 2 आपका भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 आपकी सबसे, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कितनी है, 2 होती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 15। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी प्राइम अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है, 25। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है, 10। देखो इसमें कोई ट्रिक्स या लॉजिक्स नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, ये फैक्ट्स हैं। ये क्या है, आपके फैक्ट्स हैं। ये आपको रटे होना चाहिए, या तो आप एक एक करके गिनते रहिए। आप ऐसे नंबर्स लिख के भी गिन सकते हैं, पर इतना टाइम हमारे पास एग्जाम्स में होता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट फैक्ट्स याद करके चलते हैं। इसके बाद के नंबर्स कभी नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि 1 से 200 तक के कितनी अभाज्य संख्या होती है, या 100 से लेके 250 तक, या ऐसे कुछ नंबर्स कभी नहीं पूछे गए हैं और ना पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर लॉजिक्स वाले क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछता कि उसको बहुत सारा टाइम लगेगा, और वो एग्जाम उस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं। एग्जामिनर ये सोचता है कि वो आपको कितने कम टाइम में कोई क्वेश्चन जो बहुत बड़ा भी रहे पर लॉजिक से बहुत कम टाइम में हो जाए। क्वेश्चन हमेशा वैसे ही बनते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए, आपको एक चीज यहां पे कॉमन दिख रही होगी, क्या, 3, 5, 7। क्या, 3, 5 और 7। 3, 5, 7 जो है आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या क्या होती है, जिसमें एक सा गैप हो। मैं लिखता हूं 3, 5 और 7। 3 से कितना बड़ा है, ये 2 बड़ा है। 5 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो 3, 5, 7 ही ऐसी 3 क्रमागत संख्या हैं, 3 क्रमागत विषम संख्या हैं, जो कि अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है, ठीक है दोस्तों। छोटा सा लॉजिक से अब देखिए, इसमें छोटी छोटी चीजें और होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। एक होता है को प्राइम नंबर, और एक होता है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर वह होते हैं जिसमें 2 का गैप हो। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें 2 का गैप हो, 2 का गैप हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्या, 3, 5, 5, 7। इस टाइप के जो नंबर होते हैं आपके, जिसमें जैसे 3 और 5 दोनों आपके क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, पर इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये इतनी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर देखें तो जिसमें 2 नंबर का कोई भी पेयर हो, 2 नंबर का आपका पेयर हो, जरूरी नहीं कि उसमें 2 का गैप हो, या कितने का भी गैप हो सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5, 17, मैं लिख सकता हूँ 3, 13। इस टाइप से दो अभाज्य संख्याओं का पेयर है, पर उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कितने का गैप है, कितने का गैप नहीं है। ये कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक को प्राइम नंबर आपके ये होते हैं। अब रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या है। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, वह नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ठीक है। जैसे मैं नंबर यहां पे लिख देता हूं 3, 16। एक नंबर है 3 और 16। अब इसमें देखिए 16 और 3 के बीच कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक जो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा कोई नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये आपका जिनका एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्त 1 हो, वो 3 और 16, और आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4, 19, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपका रहा क्या, प्राइम नंबर। ओके दोस्तों, अब हम समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे भाज्य संख्या। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती है, उसमें कुछ छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह होती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। भाज्य संख्या वह होती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मान लो सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। उसके बाद वाली 5 नहीं होगी, 6, ठीक है, 7,
8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से आपकी क्या होंगी, ये भाज्य संख्याएं होंगी। ओके दोस्तों, अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या आपकी क्या है, 9 है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 9 जो होती है आपकी सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या होती है। ओके दोस्तों, तो ये भाज्य संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी टाइप की चीजें हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या यहाँ पे खत्म होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। ओके देखो, पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर आप बोलते हैं जिनको, परफेक्ट नंबर या इसी को आप बोल सकते हो क्या, पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर या इसी को बोल सकते हो आप पूर्ण संख्या। क्या होते हैं पूर्ण संख्या और क्या होती है परफेक्ट नंबर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाऊंगा, है ना। मैं अभी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, पहले मैं आपको एग्जांपल से इस चीज को समझाऊंगा कि ये बहुत अच्छे से आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखो, जैसे मान लो आप लेते हो क्या 6, जैसे आपने क्या लिया, आपका एक 6 नंबर ले लिया। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं, 6 कोई नंबर है। अब इसके आप गुणनखंड निकालो। 6 के गुणनखंड क्या है आपके, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6। तो 3 के क्या गुणनखंड हुए आपके दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और खुद क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए, पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके गुणनखंडों का योग खुद वही संख्या बन जाए। जिसके गुणनखंडों का योग खुद वही संख्या बन जाए, वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देखता हूँ आपका, ये इसके जो गुणनखंड का योग है 1 + 2 + 3 कितना हो रहा है दोस्तों, 3, 2, 5 और 1, 6। इस वाली कंडीशन में हम लोग 6 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसके जो गुणनखंडों का योग है, जैसे 6 है, 6 के गुणनखंडों का योग खुद 6 बन जाए, और उसमें हम लोग जो लास्ट वाला 6 है उसका गुणनखंड, वो उसको हम लोग उसमें ऐड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 का गुणनखंड क्या हुआ, 1, 2, 3 और खुद क्या था, 6 था। तो यहाँ पे हम लोग 6 को नहीं लिए, 1, 2, 3 इन सबका जो गुणनखंडों का योग अगर 6 आ रहा है, मतलब आपका 6 एक क्या, आपका एक परफेक्ट नंबर है, एक परफेक्ट संख्या है। ओके दोस्तों, जैसे मान लो अब इसमें मैं थोड़ा सा और अच्छे से देखूं कोई चीज। जैसे कोई मैं एक नंबर और ले लेता हूं, आप बताइए, जैसे 4 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 4 ले लीजिए। तो 4 को अगर मैं चेक करता हूं तो 1, 2 और एक खुद 4। तो आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि 4 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत सारे नंबर तो याद कर नहीं सकते, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट। तो 4 के मैंने गुणनखंड निकाले, 1, 2 और 4। तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें 4 को ऐड तो नहीं करेंगे, तो हम इसके गुणनखंडों के 1 निकालेंगे, 1 और 2 कितना होता है, 3। तो आपकी 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मान लो आप कुछ और एक नंबर ले लीजिए, आप ले लेते हैं क्या, 28 ले लीजिए। आप 28 के गुणनखंड कीजिए आप, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और खुद अपना क्या होगा उसके बाद 28। तो इसमें हम 28 को ऐड तो नहीं करेंगे, तो मैं इसमें ले लेता हूँ 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो दोस्तों ये नंबर जो है जुड़ के क्या हो रहे हैं, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14 और 14 28। कितने हो जाएंगे, 28। मतलब 28 आपका एक परफेक्ट नंबर है, 28 आपका एक परफेक्ट नंबर है। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी परफेक्ट नंबर की बात। परफेक्ट नंबर इतने में ही खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इसमें एक चीज और आ सकती है, इसके आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं कि इसके जो होता है गुणनखंडों का इनवर्स का योग हमेशा 2 होता है। जैसे देखो, इसको चेक करते हैं हम लोग 6 का, एक परफेक्ट नंबर का हमने गुणनखंड लिए कितना, 1, 2, 3 और 6। इसमें हम लोग जैसे एक जो परफेक्ट नंबर है आपका 6, इसके गुणनखंड देख लें, 1, 2, 3 और क्या है 6। इनका मैं इनवर्स करूं, 1/2, सॉरी पहले तो 1 है प्लस 1/2, 1/3 और 1/6। यहाँ पे हम लोग 6 को इंक्लूड करेंगे,
तो कितना हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 से 6, तो कितना हो जाएगा आपको 6 और 3 9, 10 11 12, सॉरी 2 और 1 3, 3 6 6 6 12 6 3 3 2 5 और 6, तो 6 6 दूनी 12। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आ गया 2। मैंने बताया कि परफेक्ट नंबर का जब भी हम उसके गुणनखंडों का इनवर्स करके उनका योग करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, आपका 2 आता है। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट नंबर में इतनी सारी चीज़ें थी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फेस वैल्यू और स्थानीय मान और जाति मान। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है जाति मान। देखिए, एक होती है आपकी फेस वैल्यू और एक होती है आपकी क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक है, एक होती है आपकी फेस वैल्यू, एक होती है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं क्या, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं आपका प्रत्यक्ष या जातीय मान। प्रत्यक्ष बोल सकते हो या जातीय मान भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फेस वैल्यू और क्या होता है प्लेस वैल्यू। कभी कभी ये जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक व्यापम में या आपके जो कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा अच्छे से समझना है इस टाइप को, आपको आता भी होगा। जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर क्या 5 6 3 2 6 और 1, 6 और 1 7 कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक नंबर है मेरा 5 6 3 2 6 7, ये नंबर है मेरा। अगर मुझे फेस वैल्यू निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अगर फेस वैल्यू निकालना है तो मैं अगर क्वेश्चन में पूछूं आपसे, अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, मैं क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये जो 6 नंबर है इसकी 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू होगी दोस्तों। देखो, प्रत्यक्ष मान या जाति मान जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वही नंबर होता है, क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये जैसा का तैसा वही नंबर होता है। 6 की फेस वैल्यू की बात करूँ तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। अगर मैं 6 की स्थानीय मान की बात करूं, 6 की स्थानीय मान की बात करूं तो 6 के स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों आपका 6, और 6 के आगे जितने नंबर होंगे उतने 0। आपको ये भी पता होगा कि ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट में बैठा है, मतलब 6 जो है 10 डिजिट में बैठा है, मतलब 10वां स्थान में बैठा है, इसलिए 6 जो होगा 6 और उसके आगे लग जाएगा एक 0। ठीक है दोस्तों, आप देखो मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 2 3 कर ले, 3 की फेस वैल्यू, 3 की फेस वैल्यू अगर देखें तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3, वही नंबर हो जाएगा 3 की फेस वैल्यू हमेशा याद रखना वही नंबर होता है जिसका नंबर, जो नंबर आपसे पूछा जाएगा वही आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा फेस वैल्यू कहला जाएगी। ठीक है, 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 3 की स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों 1 2 3 4, 3 यहाँ पे बैठा है, उसके बाद कितने जीरो हैं 3 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। इस नंबर से निकालना मुझे तो कितने जीरो 3 के बाद 1 2 3, जितने जीरो उतने, जितनी संख्या उतने जीरो हम लोग लगा देंगे। तो 3 का जो है स्थानीय मान कितना हो गया 3000। ठीक है दोस्तों, जैसे इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मान लो इसी से क्वेश्चन आ जाए आपका कि इसी से क्वेश्चन आ जाए आपका नंबर ये दिखा दे रखा है ना, मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप पॉज करके आप लिख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में आ जाए, मान लो एक क्वेश्चन बना दे वो 2 की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान जिसको आप बोलते हैं, 2 की प्लेस वैल्यू माइनस 7 की फेस वैल्यू। क्वेश्चन ऐसा जाए कि आप बताएं उनको 2 की प्लेस वैल्यू और माइनस में 7 की फेस वैल्यू, तो उसका क्या होगा। देखिए मैं लिखता हूँ 2 की प्लेस वैल्यू मैंने बताया दोस्तों आपको क्या होगी, ये 2 लिख दिया, उसके आगे जितने नंबर होंगे उतने क्या लग जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 2 0 यहाँ पे लग गए, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, 7 की फेस वैल्यू की बात करो, 7 की फेस वैल्यू तो क्या होगी 7 ही होगी, तो माइनस क्या हो जाएगा 7, 10 में से 7 गए कितना दोस्तों 3, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। तो आपका ये हो गया क्या दोस्तों आंसर।
ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये सब समझ चुके हैं अच्छे से नंबर सिस्टम की बारीकियाँ, और ये थ्योरी थी नंबर सिस्टम की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन जितने हाई लेवल तक के आ सकते हैं, वो मैं सब आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू गाइस।